नकली सपने दिखाने वाले आगे निकल गए। भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? कौन बनेगा मुख्यमंत्री जोरदार दस्तक दे रहा है जम्मू में। वो जम्मू जहां लोकसभा चुनावों में मोदी की ललकार सुनाई दी थी, मगर जम्मू में मुद्दा सिर्फ मोदी नहीं है। आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री में हम कई मुद्दों की चर्चा करने वाले हैं और इस पर गर्मा गर्म बहस के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से अरुण गुप्ता साहब हैं, हमारे साथ पीडीपी की तरफ से वेद महाजन साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सुरेंद्र सिंह बंटी और कांग्रेस की तरफ से वाई शर्मा। आप सबका स्वागत है। और साथ ही मेरे हैं जम्मू के जनता, जिनमें कुछ सियासी सपोर्टर्स हैं और साथ ही जम्मू के का आम इंसान भी, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में वो अपना दर्द भी रखेगा, अपने मुद्दे भी बांटेगा और जवाब देंगे हमारे सियासी मेहमान। तो आइए इस कार्यक्रम के पहले हिस्से का रुख करते हैं और बात करते हैं कि क्या जम्मू के अंदर चुनाव दरअसल बीजेपी वर्सेस रेस्ट, या ये कहा जाए मोदी वर्सेस रेस्ट है। मैं आज जम्मू कश्मीर की धरती पर कहना चाहता हूं, ये मोदी है, करके रहेगा। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, बीजेपी के प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया के और आधा दर्जन और भी मिनिस्टर चुनाव रैली आएंगे। अगर बीजेपी की पूरी सेंट्रल कैबिनेट भी आएगी तो भी चुनाव रैली कांग्रेस ही जीतेगी और कोई दूसरी पार्टी नहीं जीतेगी। का फैक्टर मोदी फैक्टर आपको नजर आ रहा है कि कश्मीर में तो नहीं आ रहा? कश्मीर में तो अगर हम ये कहें कि मोदी फैक्टर है वो गलत है। सरकार बनाएगी और सबसे बड़ी जो इस वक्त नजर आ रहा है अपोजिशन में बीजेपी हमें उभरती हुई नजर आ रही है। जहां तक एनसी और कांग्रेस का सवाल है, वो सिर्फ वो कहते हैं ना, वो काम खराब करने का काम कर सकते हैं। तो क्या मोदी सबसे अहम फैक्टर है? शुरुआत करना चाहूंगा सुरेंद्र सिंह बंटी आपसे। क्या मोदी सबसे बड़ा फैक्टर है इस वक्त जम्मू के अंदर, जिसके पास आपके पास कोई जवाब नहीं है? जम्मू के अंदर चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, जम्मू के अंदर नहीं। पहली बात तो ये है, कश्मीर के अंदर तो मोदी फैक्टर बिल्कुल जीरो है। रही बात जम्मू की, तो जम्मू की जो सोसाइटी है जम्मू प्रोविंस की, वो मल्टीलिंगुअल और मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, जिसमें कुछ कुछ पॉकेट्स में कुछ कुछ पार्टीज़ का जोर है। तो कुल मिला के अगर हम कहें कि चुनाव रैली में या इस तरफ बीजेपी का जोर है, ऐसा नहीं है। ये तीनों जो पार्टीज़ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बीजेपी, ये हर जगह ट्रायंगुलर कंटेस्ट होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से तैयार है ट्रायंगुलर कंटेस्ट के लिए। शर्मा साहब, जोर तो है बीजेपी का, वरना गुलाम नबी आजाद लोकसभा में नहीं हारते और जितेंद्र सिंह नहीं जीतते। ये मोदी का दम ही तो है। बात ऐसे है कि कांग्रेस पार्टी इज ए पार्टी ऑफ द इंटायर स्टेट। कांग्रेस इज द ओल्डेस्ट पार्टी। आज इलेक्शन जो लड़ा जा रहा है, कांग्रेस के लोग हर सीट पे खड़े हैं और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी होगी विद मैक्सिमम एमएलएस, वो आएगी और हम अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। आप जो कह रहे हैं, पिछले इलेक्शन में जो हुआ, इलेक्शन है वो हर देश में, हर स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं उसमें हार जीत तो होती है। अगर आपने ये कहा कि उस वक्त वो जीते, हाँ यस वो जीते, लेकिन आने वाला वक्त जो अब हो रहा है, इस वक्त हम देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। हम ये कहेंगे कि कांग्रेस द ओल्डेस्ट, लार्जेस्ट and they will emerge as a single largest party और वो अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। पीडीपी के वेद महाजन, सच तो यह है प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में जो भीड़ जुट रही है वो वैसी ही भीड़ है जो लोकसभा चुनावों के दौरान जुट रही थी और वो ऐतिहासिक भीड़ है। संभवतः किसी नेता ने इस तरह की भीड़ जम्मू में नहीं जुटाई। ये आपके लिए चिंता की बात जम्मू में होनी चाहिए? देखिए, हमारे लिए ये कोई भी चिंता का विषय नहीं है। पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, एक आंधी जम्मू कश्मीर में आई और क्या हाशर हुआ। ये आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का किस तरह से दिवालिया निकला जम्मू कश्मीर में, ये कुछ छुपी हुई बात नहीं। और दोनों पार्टियों ने वैली के अंदर, पीडीपी ने 3 वहाँ से हमारे एमएलए मेंबर पार्लियामेंट जीते और जम्मू से बीजेपी के। और इतना ही नहीं, रियासत जम्मू कश्मीर के 3 मुख्यमंत्री, गुलाम नबी आजाद साहब जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, हार का सामना करना पड़ा। फारूक अब्दुल्ला साहब, उनको हार का सामना करना पड़ा। और गांदरबल, जो इसको वेस्टर्न बोलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का, वहां से उमर अब्दुल्ला साहब 6000 वोटों से हारे। तो इसलिए ये सब खोखली बातें हैं। रही भीड़ जुटाने की बात, तो आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में भीड़ जितनी मोदी साहब ने ली, अगर हमारे नेता मुफ्ती साहब की रैली अगर आप देखें
तो उसमें भी कोई भीड़ कम संख्या में, भीड़ का मतलब अरुण गुप्ता साहब वोट नहीं है, ये मानना है आपके तमाम प्रतिद्वंदियों का। वो तो कहते हैं मोदी फैक्टर है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, मेरे दो दोस्त यहाँ कह रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, पर इतना ज़रूर कहूँगा, शायद इनको भी आज के बाद ही समझ आ जाए। मोदी एक सोच है जो इस पूरी देश की सोच, और इस सोच के आगे अगर इन्होंने ध्यान से आज की रैली देखी हो, ध्यान से मैं बात कर रहा हूँ, बाकी बातें हम बाद में करें, वहाँ पे जितनी चेयरिंग हो रही थी वो ऐसे नहीं होती। आज़ादी के बाद अगर किसी नेता को इस तरह की चेयरिंग मिल रही है वो सिर्फ मोदी जी हैं। बता दें किसको कहाँ मिलती है। और मैं दोबारा कहना चाहूँगा, ये जो सोच है ये पूरे देश की सोच है, और ये सोच है डेवलपमेंट की। और इस सोच के आगे हमारे इवन विदेश में लोग आज मानने को तैयार हो गए हैं कि सोच के साथ ही सिस्टम चलता है। और हम आज पूरे गर्व से ही कह रहे हैं, भीड़ या नहीं भीड़, मसला सिर्फ इतना है कि हम जिस डायरेक्शन में और जिस सोच के साथ जा रहे हैं आपको मानना पड़ेगा। मत मानिए, थोड़े दिन का वेट कीजिए, आप मानेंगे। संक्षिप्त में बताइए, क्या आपके पास कोई ऐसा नेता है जो ऐसा जादुई करिश्मा जिसका दिखाई दे रहा है, जिसका जिक्र यहां अरुण गुप्ता कर रहे हैं? संक्षिप्त में इस बात का जवाब। मैं इस तरह बात कहूंगा कि हमारे जो लीडर्स हैं कांग्रेस के, गुलाम नबी आजाद साहब, हमारे सोर्स साहब, पूरी जो हार गए थे चुनाव, वो पूरी स्टेट में इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। और जैसा कि न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, जैसा खबरों में कहा जा रहा है, दे आर वेरी वेल अटेंडेड मीटिंग्स दे आर डिलीवरिंग। और उन पक्के विश्वास से हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस विल इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी। बंटी साहब, मेरे ख्याल से उमर अब्दुल्ला साहब तो बहुत जबरदस्त डिफेंसिव पर हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है और दूसरी तरफ मोदी की जो गूंज सुनाई दे रही है जम्मू के अंदर। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का पता तो चुनाव के नतीजों के बाद चलेगा। जहां तक रही लीडरशिप की बात, तो बीजेपी जम्मू के अंदर एक लीडरलेस पार्टी है। इन्होंने अपने दिग्गज नेताओं के टिकट काट के उनको घर बिठा दिया। आज चमन लाल जी को घर बिठा दिया। आज इनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे अशोक खजुरी जी, उनका टिकट काटा गया। जवाब दीजिए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, सिवाय मोदी के चेहरे के और कुछ नहीं है। अरुण गुप्ता साहब, बहुत वाजिब बात यहाँ पे बंटी साहब ने कही है। हाँ, बंटी जी जो कह रहे हैं वो उनका अपना मत होगा, लेकिन रही बात मेरा मत नहीं है। आपके मैंडेट अभी तक अनाउंस नहीं हुए। आपकी एक पार्टी पे लॉबिंग की गई। मैं चाहूंगा, मैं इनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि जब ये बात करें मैं चुप रहूंगा, जब मैं बात करूं ये चुप रहें प्लीज। मेरा ये कहना बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो लीडरशिप है वो इतनी वाइब्रेंट लीडरशिप है और इतने अच्छे लोग इनके साथ जुड़े हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी पे आप कुछ नहीं कह सकते। जो बात ये कर रहे हैं और जिस तरह बात ये कहना चाह रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इनको शायद खुद मालूम नहीं है क्या बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास एक पूरी बैटरी है लीडर्स की जो दिखाई नहीं देती। वेद महाजन साहब, महबूबा मुफ्ती का जो करिश्मा है वो सीमित कश्मीर तक है, जम्मू में उनका कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है, और यही वजह है कि मोदी आपको मात दे रहे हैं यहाँ पे। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हमारी लीडरशिप का करिश्मा पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के तीनों खितों में है। और जहाँ तक मोदी की हमें मात देने की बात है, मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर में, और कश्मीर की तो बात आप छोड़ दें, जम्मू में अगर सिर्फ मुकाबला है, ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ मोदी का नाम यहाँ पे बेचना चाहती है, और सिर्फ उन्हीं का इंतजार है कि वो कब यहाँ पे आए और हमारा बेड़ा पार यहाँ से यहाँ। चलिए, मुख्य प्रतिद्वंदी बीजेपी, चलिए हम जनता से जानना चाहेंगे मोदी फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, मोदी फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आप देख सकते हैं भाई, गैर मुस्लिम लोगों का भाजपा में आना सबसे बड़ा फैक्टर है। ये दिखाई दे रहा सबसे बड़ा फैक्टर है जम्मू कश्मीर में। और लोगों से जानना चाहेंगे कि मोदी फैक्टर आपके हिसाब से कितना अहम फैक्टर है। मेरे ख्याल में तो कुछ नहीं है, क्योंकि बॉर्डर में जो गोलीबारी हो रही है, मोदी आने के बाद इतनी जो बोलते हैं बीजेपी की, कहने के मतलब हम जी बड़ा अच्छा काम है। जो बॉर्डर में लोग मर रहे हैं, अभी 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 आप आरसपुरा में देख लो, अर्निया में देख लो, बंदे मर रहे हैं। मोदी फैक्टर क्या है? मोदी सिर्फ बाहर के लिए, जम्मू के कश्मीर के लिए कुछ नहीं है। और 56 इंच के सीने पर लगातार कटाक्ष करते रहे हैं उनके विरोधी। बोलिए। मोदी फैक्टर जीरो फैक्टर है, सिर्फ हवा है। हम मोदी के नाम पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनसे बीजेपी से पूछिए, इनके 11 एमएलए थे पिछले लास्ट इलेक्शन में। लास्ट इलेक्शन में इन्होंने कम्युनिज्म पे लिया लड़ा, इन्होंने बम बम बोले पे लिया। इनका एक भी इशू बता दें, इनके 11 एमएलए, इनके 7 एमएलए बिक गए। सिर्फ मोदी थोड़ा यहाँ पे डेवलपमेंट कराएगा, हम लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। बिल्कुल, पूरी तरह से अरुण गुप्ता, आप खुद जानते हैं कि करप्शन के मुद्दे पर आपने उन 7 एमएलए को सस्पेंड किया, अब वो वापस आपकी पार्टी में आ गए, तो ये क्या मजाक है? मैं अपने दोस्तों को एक बात बिल्कुल साफ कह दूं, शायद इनको नहीं मालूम है। जिन 7 नेताओं की बात कर रहे हैं,
जब वो कोर्ट में उनका केस गया, विद कॉस्ट वो केस को डिसमिस कर दिया गया है। अगर इनको नहीं मालूम प्लीज ऐड करिए अपनी नॉलेज में। दूसरा, रही बात उनको मैंडेट देने की, वो हमने नहीं दिया, वो सिर्फ हमने किया है और किसी पार्टी ने नहीं किया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनको समझना पड़ेगा, मैं दोबारा कह रहा हूं, मोदी जी की जब हम बात करें, मोदी को आप एक इंडिविजुअल मत लीजिए। मोदी जी पूरे देश की सोच हैं और उस सोच के साथ आप आज नहीं तो कल आप चलेंगे जरूर। नहीं, मुझे बताइए वेद महाजन साहब, एक मिनट, वेद महाजन साहब, नहीं नारेबाजी मत कीजिए, नारेबाजी मत कीजिए प्लीज। वेद महाजन साहब, महाराष्ट्र में, हरियाणा में लगातार ये करिश्मा हुआ है, तो वो करिश्मा जम्मू में क्यों नहीं होगा? संक्षिप्त में जवाब दीजिए। देखिए, बात यह है कि वो महाराष्ट्र है या दूसरी स्टेट है, ये रियासत जम्मू कश्मीर है एंड इट्स अ वेरी सेंसिटिव स्टेट। यहाँ मोदी का क्या करिश्मा है? यहाँ पर एक ही करिश्मा है और वो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। शर्मा साहब, यही बात आप लोग महाराष्ट्र में बोलते थे, हरियाणा में बोलते थे, मगर वहां पर भी बीजेपी सरकार में आ गई है, तो यहां पर भी वो करिश्मा हो सकता है। देखिए, बात यूं है कि हमारी स्टेट एक यूनिक स्टेट है। इट्स कंप्राइज्ड ऑफ 3 इंटायरली डिफरेंट रीजन्स, जिनका आपस में कोई बोलचाल कॉमन नहीं है, अपने ड्रेस सिस्टम कॉमन नहीं है। वी आर कंप्राइज्ड ऑफ लद्दाख, कश्मीर एंड जम्मू। और यहाँ पे ये बात जो आप डिस्कस कर रहे हैं, टू बास्क अंडर द ग्लोरी ऑफ वन पर्सन, मोदी साहब की ग्लोरी है। उन्होंने जो इलेक्शन लोकसभा का जीता, और अब मोदी साहब अगर जम्मू आए, यहाँ ये बात जो डिस्कस की गई है कि जितने भी लोग यहाँ पे खड़े किए गए हैं दूसरी बीजेपी पार्टी की तरफ से, सब लोग चाहते हैं कि मोदी साहब यहाँ मुतवातर आए और उनकी वजह से हमें वोट। बड्डी साहब, मोदी फैक्टर इसलिए भी है क्योंकि आप लोग तमाम, कि आप लोगों के लिए भी सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे ज्यादा अगर किसी सियासी चेहरे पे आप लोग हमला कर रहे हैं तो वो मोदी पर हमला कर रहे हैं, जिससे उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। आप मानते हैं बात? देखिए, ऐसा नहीं, जम्मू की जनता अच्छी तरह से जानती है। जब बाबा महाराज का एजिटेशन हुआ था तो एक फिक्स मैच था बिटवीन पीडीपी एंड बीजेपी कि आप वहां कम्युनल जो है वो इमोशन को भड़काइए और यहाँ कम्युनलिज्म कश्मीर में हम भड़काएंगे। इधर बम बम बोले चल रहा था, उधर रगड़ो रगड़ो चल रहा था। तो एक तरीके से दोनों पार्टीज इन्वॉल्व थी उस कम्युनल पूरे के पूरे माहौल के अंदर, और पीडीपी ने बैकस्टेप किया कांग्रेस को। वेद महाजन साहब, मैच फिक्सिंग थी? बिल्कुल मैच फिक्सिंग। बात यह है कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास कोई ऐसा मुद्दा रह नहीं गया। पार्लियामेंट के इलेक्शन में पूरे हिंदुस्तान में साबित कर दिया है जो इनके करप्शन के मुद्दे हैं, घोटाले हैं, उनमें कितनी सिफरें लगानी पड़ती हैं, उसमें हमें भी शायद 10 मिनट लगते हैं सोचने में। नहीं, मैच फिक्सिंग तो है, क्योंकि ये भी आपको मुख्य प्रतिद्वंदी बता रहे हैं। अब देखिए, ये शायद मेरे दोस्त कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए आप पहले, इनका मैं इकट्ठा जवाब देता हूं। एक वक्त में एक वक्त, हाँ बताइए। मैं आपको एक दफा इसके बारे में कह चुका हूं, लेकिन फिर भी आप एक बात थोड़ा सा समझ के बोलिए कि हमारे सिवाय किसी ने नहीं किया है। ये जो हमने किया वो किसी ने नहीं किया, कि हमने बिल्कुल भी जिन लोगों के ऊपर जरा सा भी आपने निशान उठाया, जिसको लीगल टर्म्स में क्लियर करने के बाद भी हमने उनको नहीं दिया मैंडेट। बंटी साहब, आप इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। देखिए, इस विषय पे मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ। ये अपना स्टेटमेंट खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने वो जो केस था विद कॉस्ट उसको जो डिसमिस किया, तो अगर डिसमिस कर दिया इट मींस कि वो गिल्टी नहीं थे। ठीक है, तो फिर आपने उनको सजा क्यों दी? कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको ये पता है कि वो गिल्टी थे। अगर नहीं थे तो फिर उनको मैंडेट देना चाहिए। आपने सिटिंग एमएलए का मैंडेट काट दिया। आपने अपने 2 दिग्गज नेता जो थे, एक भारत के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे डिफेंस के और एक लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, आज आपने उनका पत्ता काट के उनको घर बिठा दिया। आज आपकी कैंपेन में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आपके पास यहाँ लीडरशिप है तो सारी की सारी भाजपा जो है वो मोदी जी के कंधे पे सवार होकर क्यों असेंबली के अंदर पहुंचना चाहते हैं? चलिए, आखिरी सवाल इस सेगमेंट का, बोलिए। हमारे जो जहाँ पे 70% वोटिंग होना कश्मीर वैली में जब मोदी फैक्टर है, इन लोगों को मालूम नहीं है। अगर 70% वोटिंग हुई है तो जब मोदी जी के कारण हुई है। जब परिवारवाद का मसला, जिन लोगों को आदमी वोट क्यों दे, क्या डेवलपमेंट कराई उन्होंने परिवारवाद के सवाल। चलिए, अब हम रुक करते हैं उस मुद्दे का जिसका सीधा नाता यहां के आम इंसान से है। यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों विकास की राह पर पिछड़ रहा है जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू। आप मुझे बताइए, आप में ताकत है कि नहीं है? आप जम्मू कश्मीर को चला सकते हैं कि नहीं चला सकते? आप जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? तो आपने इन 2 परिवारों को गिरवी क्यों रख दिया है? मेरे भाइयों बहनों, में पूछना चाहता हूं। और इनकी मिली भगत है, ये 2 परिवारों की परफेक्ट मिली भगत है। वो बराबर पक्का कर लेते हैं
ये 5 साल में माल लूटूंगा, लोग नाराज हो जाएंगे, गालियां देंगे, हमें निकाल देंगे, फिर तुम आ जाना, फिर तुम लूट लेना, फिर लोग गालियां देंगे, तुम हट जाना, हम आ जाएंगे। यहां पर लूटने का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है जी। शायद बौखला गए हैं इस चीज को देख के। अगर हमने वाकई रियासत को लूटा होता तो क्या लोग हमारे साथ इस तरह होते? क्या बीरवा में मेरा इस तरह इस्तेमाल होता? मुझे जूते मार के लोग बाहर निकालते, मुझे निकलने नहीं दे रहे हैं। ये इस बात का सबूत नहीं है कि हमने रियासत को लूटा है, ये इस बात का सबूत है कि हम लोगों के दिलों पे छाए हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आखिर परिवारवाद से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? बंटी साहब, आप मुझे बताइए, क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा एक ही परिवार के आसपास उसकी सियासत घूमती है? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जो भी चुना जाता है वो जनता द्वारा चुना जाता है, और जो चुन के आते हैं वो जनता चुनती है। अगर आप परिवारवाद की बात भारतीय जनता दिल पे हाथ रखिए बंटी साहब, परिवार चुनती है या अब्दुल्ला परिवार चुनता है? जी देखिए, लोग तो जाना तो लोगों के बीच में है। जो भाजपा बात कर रही है परिवारवाद की, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि पंजाब के अंदर ये परिवारवाद वालों के साथ अलायंस क्यों है, महाराष्ट्र में परिवारवाद वालों के साथ अलायंस क्यों है? ये आपका जवाब है, ये आपका जवाब है, और क्या यही आपका भी जवाब है मुख्यमंत्री हैं? क्योंकि परिवारवाद की दिक्कत आपके साथ भी है, परिवारवाद की दिक्कत आपके साथ भी है। आप मुफ्ती महबूबा बात ये है कि परिवारवाद की हमें कोई चिंता नहीं। परिवारवाद आप उसको कह सकते हैं, ये अब्दुल्ला खानदान की 3 पीढ़ियां जिन्होंने राज किया है, शेख अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, और फिर आगे पता नहीं कितने। लेकिन यहाँ तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात है, यहाँ हमने सिर्फ 3 साल राज किया, और सिर्फ मुफ्ती मोहम्मद सैयद रियासत के जम्मू के चीफ मिनिस्टर रहे। हमारी खानदान की बात नहीं। लेकिन जो लोग आज ऐसी बात कर रहे हैं, मैं उनसे उल्टा सवाल पूछना चाहता हूँ। आज मोदी साहब का भी मैंने भाषण सुना, अभी भी मैंने सुना, परिवारवाद की बात उन्होंने कही और पूरे हिंदुस्तान में इसका डिंडोरा उन्होंने पीटा, परिवारवाद के खिलाफ उन्होंने बात कही। मैं आज उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जुगल किशोर शर्मा, आज उनका छोटा भाई नंद किशोर शर्मा, उनको यहां से एमएलए का सीट दिया गया है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसको भाई भतीजावाद कहेंगे या हमें भाई भतीजावाद? गुप्ता साहब है हमारे बीच, किस सीख हमें देना चाहते हैं? गुप्ता साहब है हमारे बीच, सवाल हमसे पूछिए, हमसे पूछने की जरूरत नहीं। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों में पत्थर नहीं फेंकते। तो परिवारवाद का जो सिलसिला है वो बीजेपी में बदस्तूर चल रहा है, और वो भी जम्मू के अंदर। हाथी के दांत वो कहते हैं ना, दिखाने के और खाने के और। जवाब ले लेते हैं उनका। आप मेरे को बोलने दीजिए। बोलिए। मैं इनका मैंने सुना, बंटी जी को सुना, ये कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक लोग उनको चुनते हैं, मान लेते हैं इनकी बात। ये कहते हैं इनको तो अभी आए 10 साल हुए, इनकी बात भी मान लेते हैं। देखिए, हम भारतीय माननी पड़ेगी, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। हम भारतीय जनता पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी आपकी तरह झूठ नहीं बोलता। प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता कितने बड़े करप्ट नेता हैं वो दुनिया जानती है। आज आपने फिर बीजेपी ने एक काम करें, अभी मैं चाहूंगा अरुण गुप्ता इस बात का जवाब दें। हम एक काम करें, अरुण गुप्ता प्लीज जरा प्लीज, हम एक बात करें, करप्शन पे जब बात करेंगे फिर इनसे बात निपटेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ और करें। इस बात का जवाब दें, परिवारवाद को लेकर क्या वही का दामन पाक साफ है? वही कह रहा हूं, अगर आपने एक सीट को लेके ये कहा है कि उनको सीट मिली है, उसका मतलब परिवारवाद है, तो मुझे लगता है इनको अपनी इंफॉर्मेशन को ठीक करना चाहिए। परिवारवाद जो है वो एक जनरेशन टू जनरेशन परिवारवाद चली जा रहा है, और आप कहते हैं ये परिवारवाद है। ये फैक्ट है। एक आदमी जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले 10 साल से काम कर रहा है, आप कह रहे हो परिवारवाद है, ये कोइंसिडेंस है? ये पीडीपी का तो वजूद एक परिवार पर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद एक परिवार पर है, भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है परिवार पे। बात ये है कि ये वजूद की बात नहीं, इट्स अ डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हिंदुस्तान में लागू है। वजूद किसको कहते हैं? डेमोक्रेसी में किसी को वजूद कौन कहते हैं? आना चाहिए, कौन जाना चाहिए, इसका फैसला आम आदमी करता है, हम नहीं करते। ठीक है, आम आदमी फैसला करता है, हम कौन है करने वाले? आम आदमी के सामने आप किसी को डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे होगा? डेमोक्रेसी है हमारे मुल्क के खामोश है। अंदर। शर्मा जी, परिवारवाद पे आप तो ज्यादा बोलेंगे नहीं क्योंकि आपकी तो 10 जनपद से दिक्कत है। अच्छा, यहां पर भी परिवारवाद है, सुना वो इंदरवाल से गुलाम नबी आजाद साहब के भाई चुनाव लड़ रहे हैं, सलमान सोज साहब के बेटे प्रवक्ता हैं, और आपके यहां तो गुट बटे हुए हैं, सलमान सोज वर्सेस गुलाम नबी आजाद। तो ये तो फैक्ट है आपके यहां पर भी परिवार। देखिए, इस बात में मेरी राय ये है कि बेशक वो आपस में
उनके लड़के खड़े हैं या उनके भाई खड़े हैं। मेरे को नहीं मालूम कि इंद्रवाल में जो खड़े हैं वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के भाई हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन के वो भाई नहीं हैं, कोई रिश्तेदारी उनकी होगी। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि अब पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की बात चल रही है कि परिवारवाद को इनकरेजमेंट मिल रही है, इसको नहीं मिलनी चाहिए, वो बात अपनी जगह चल रही है। लेकिन एट द सेम टाइम ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई परिवार का आदमी अगर पॉलिटिक्स में आता है तो वो ड्यूली इलेक्टेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। और ये परिवारवाद की बात अगर यहाँ हम इस बंद कमरे में कर रहे हैं, ये पूरे देश में इस बात की बात चल रही है और लोग उसको वोट देते हैं। लेकिन लोगों का कहना यह है, लोगों को यह चीज पसंद नहीं आ रही कि अगर एक ही परिवार से 2 लीडर हों तो लोग उसको परिवारवाद कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में शायद इसमें कोई एवोल्यूशन हो, लेकिन इसमें यह बात जरूर रहती है कि वो आदमी इलेक्ट होके आता है। मैं अपने, इससे पहले कि मैं सवाल लूं यहां पर, मैं आप सबसे हाँ या ना में एक जवाब चाहूंगा, उसको एक्सप्लेन मत कीजिएगा। परिवारवाद समस्या है या नहीं है? सबसे पहले अरुण गुप्ता साहब आप बताइए। समस्या है, हाँ, समस्या आप है। बताइए वेद महाजन साहब, परिवारवाद समस्या है या नहीं है? मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी में कोई समस्या नहीं है, आप क्योंकि समस्या लोग नहीं फैसला है, करते हैं। परिवार समस्या नहीं। आप बताइए सुरेंद्र सिंह बंटी। देखिए, ये तो लोगों का फैसला है, लोगों को ही चुना। हाँ या नहीं, हाँ या नहीं बताइए, टालिए मत सवाल को। समस्या का हल तो जनता के हाथ में है। आप सवाल के जवाब नहीं देना चाहते। शर्मा जी, परिवार समस्या है या नहीं है? मैं ये पब्लिक ने इसको हल कर, आप तो खैर आपकी दिक्कत क्या बोलेंगे साहब? चलिए और भी लोगों से सवाल लेते हैं यहाँ पर। समस्या तो है ही है। और भी लोगों से सवाल, जी बोलिए। मेरा एक सवाल है, 2 कोलिशन गवर्नमेंट रही है हमारी जे.एंड.के स्टेट में, पीडीपी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस। बीजेपी तो चलो आई नहीं, ये जब आएगी इसको तब सवाल पूछेंगे। सबसे बड़ा स्कैम हुआ हमारी जे.एंड.के स्टेट में, रोशनी स्कैम। ना ही दोनों पार्टीज में से, दोनों कोलिशन गवर्नमेंट के किसी भी मंत्री से, किसी भी मंत्री ने कोई स्टेटमेंट जारी की हो कि इस स्कैम के लिए रोशनी एक्ट के अंडर किसी ने किसको अमेंडमेंट कराना है या इसको रिपील करवाना है। ये सिर्फ हाईकोर्ट की वजह से थोड़ा सा एक्टिवेशन हुई है, लेकिन आपकी दोनों गवर्नमेंट ने नेशनल स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन, स्टेट विजिलेंस कमीशन के जिस तरह पर काट के और उनको बिल्कुल अपंग बना लिया है, और ये जानबूझ के सोची समझी साजिश है आप तीनों पार्टीज की कि पराया माल अपना काम बने। जवाब दीजिए सुरेंद्र सिंह बंटी साहब, आपने अकाउंटेबिलिटी कमीशन के पर काट दिए, आरटीआई के पर काट दिए, और ये जो सवाल उठा रहे हैं रोशनी स्कैम का, क्या आपने कदम उठाए हैं? जवाब आप मुझे देने दीजिए। अकाउंटेबिलिटी कमीशन का मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि अकाउंटेबिलिटी कमीशन लाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी। अकाउंटेबिलिटी उसको अगर डाइल्यूट किया तो मुफ्ती साहब के, जब मुफ्ती साहब और कांग्रेस की हुकूमत थी उस वक्त डाइल्यूट किया गया। आपने क्या किया पिछले 6 साल सारी की सारी कंट्रोवर्सी वो हुई ड्यूरिंग 2002-2008। इस अकाउंटेबिलिटी कमीशन लाया किसने? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। नहीं, मगर जिस स्कैम की ये बात कर रहे हैं उसका बताइए, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, जो भी स्कैम है वो जब उसकी इंक्वायरी चल रही है तो ड्यूरिंग इंक्वायरी हम क्या कर सकते हैं? 6 साल तक कुछ नहीं हुआ गुप्ता साहब, इंक्वायरी बैठाना। 6 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये हमने अभी अपना एक आरोप पत्र जारी किया जिसमें हमने इनको पूछा है, ये जवाब क्यों नहीं देते हैं। हमने पूछा कि 25,000 करोड़ का आपने ये इतना बहुत बड़ा इतना घपला किया, क्यों किया आपने? ये आपने पब्लिक के साथ मजाक क्यों किया? आप एक तरफ कहते हैं कि हम हाइडल पोटेंशियल को करने के लिए, हाइडल पावर को करने के लिए इसको यूज करेंगे, दूसरी तरफ से आप सारी की सारी अपनी जो इनके अपने मुख्यालय हैं वो भी सरकारी जमीन पे हैं और वहां का भी इन्होंने पैसा जो है पूरा जमा नहीं कराया। क्यों किया इन्होंने ऐसा? चलिए और सवाल, जी बोलिए। इस तरह मोदी एक सोच है, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से उनकी सोच कहां गई है? कभी वो एनसी के साथ हो जाते हैं, कभी वो पीडीपी के साथ हो जाते हैं। मतलब सत्ता में जो भी हो मेरी तो बल्ले बल्ले रहेगी, कांग्रेस की ये सोच हो गई है। ऐसा है, हम सबको यहाँ जो भी बैठे हुए हैं हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारी पॉलिटिक्स, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स फ्रॉम फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज डिफरेंट। मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये तीनों खित्ते अलग हैं, लद्दाख, कश्मीर और जम्मू। और कभी आप सवाल का जवाब दीजिए ना। आप ये देखें, मेरी बात सुने, मेरी बात, सियासत है क्या? मेरी बात सुने शर्मा, एक मिनट, मैं आपसे कह रहा हूं, माइक आपके पास नहीं, कृपया ना चिल्लाएं। आपकी क्या सियासत अवसरवादिता की सियासत है कि सत्ता में जो भी हो मुझे बैठना है वहां पे? नहीं, ये बात नहीं है। जब रिजल्ट्स सामने आते हैं, जो रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं, जो रिजल्ट्स का है उसके आधार पे ही गवर्नमेंट बनेगी। उसमें कॉम्बिनेशन जिस तरह का बनेगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या मेल है दोनों की सोच में? ये तो नंबर ऑफ लेजिस्लेटर्स है और उसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाता है। जब हमारी पीडीपी से कोलिशन बनी तो उसका बाकायदे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के हम चलिए। विकास के काम वर्षों की मेहनत से नहीं होते हैं। सपने दिखाना आसान होता है, लेकिन जमीनी सच्चाइयों से रूबरू होकर एक ऐसे मुल्क का निर्माण करना
आसान नहीं है, जिसमें किसी से जाति और समुदाय के नाम पर भेदभाव न हो और तरक्की के फायदों पर सबका बराबरी का हक हो। कांग्रेस सरकारों ने, सिर्फ कांग्रेस सरकारों ने सारा देश में ये करके दिखाया। वो कहते हैं कि मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया, मोदी ने ठिकना नहीं किया। मैं जरा इनको पूछना चाहता हूं, क्या आपने किया था और मैंने आके ताला लगा दिया क्या? ना, आपने सड़क बनाई थी और मैंने आकर के सड़क को तोड़ दिया क्या? क्या आपने बिजली पहुंचाई थी और मैंने आकर के स्विच बंद कर दिया क्या? क्या आपने दवाखाना बनाया था और मैंने आकर के ताला लगा दिया क्या? जिन लोगों ने 60 साल तक कोई काम नहीं किया, वो मेरा 6 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। चलिए हम बात जम्मू की करें और बात करें वैष्णो देवी की, जिसकी संवेदनाएं जुड़ी हैं कई लोगों की। 1 करोड़ इंसान हर साल आता है वैष्णो देवी में, मगर आज की तारीख में जम्मू का विकास 0 है। यानी कि वो कटरा सीधे पहुंच जाता है, अब तो खैर उसके पास विकल्प भी हैं, मगर जम्मू कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि यहां विकास के रास्ते पे यहां ना कोई पर्यटन ढंग के स्थल है, उनकी ना सुविधाएं हैं। इसका जिम्मेदार कौन? सुरेंद्र सिंह भट्टी। देखिए, जम्मू और कश्मीर 2 अलग अलग राज्य हैं, दोनों की नेशनल जो ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। अगर आप ये कहें कि कश्मीर को हिंदुस्तान के किसी इलाके से अगर आप उसकी खूबसूरती को जोड़ें, वो आप नहीं जोड़ सकते। अब ये एक नेचर, एक नेचुरल जगह है, एक खूबसूरती है, दुनिया मानती है। कश्मीर में जितने भी पर्यटन स्थल हैं वो कुदरती हैं, वो डेवलप नहीं किए गए। अब लोग, जम्मू में भी उतना टेम्परेचर होता है जितना दिल्ली के अंदर या पंजाब के अंदर। अगर टूरिस्ट दिल्ली से आएगा 50 डिग्री या 45 डिग्री टेम्परेचर में, वो जम्मू आना नहीं चाहेगा, वो सीधा जाएगा वैष्णो देवी जो एक पिलग्रिमेज है, उसके बाद वो जाएगा पतनी टॉप या जाएगा कश्मीर। जम्मू में मगर इन प्रोजेक्ट्स को भी तो डेवलप नहीं किया गया। आप गंडोला प्रोजेक्ट की अब बात कीजिए, गुलमर्ग में हो गया, मगर आप यहां नहीं कर रहे हैं जहां तवी नदी की बात होगी, अगर मैं गलत नहीं हूं यहां पर, तो उसके लिए आपके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? उसमें दिक्कतें ये थी कि गंडोला प्रोजेक्ट का जो दूसरा एंड था वो फॉरेस्ट लैंड थी। उसकी क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट से मिलने के बाद अभी हाल ही में 2 महीने पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने उसकी शिलान्यास रखी है और उस पर काम जारी है। चलिए अब सवाल लोगों के लिए कानूनी दिक्कत तो आ सकती है ना किसी चीज में। ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड इंक्रोचमेंट की गई है, फॉरेस्ट लैंड क्लियरेंस नहीं मिली। जितनी इन्होंने फॉरेस्ट लैंड रोशनी एक्ट में रेगुलराइज की है, जहाँ दूसरी लैंड जो रेगुलराइज की है, जैसे तभी इंक्रोचमेंट है, तभी के ऊपर इतनी इंक्रोचमेंट, अभी हमारे हाई कोर्ट ने इसके ऊपर सू मोटो एक्शन लिया है, रिट्स फाइल की हुई है इसमें, उसके ऊपर इन्होंने कुछ नहीं बोला। इंक्रोचमेंट खाली अभी रिसेंट फ्लड्स आए हैं सारे, उसमें हमारी जो एनवायरमेंटलिस्ट सभी ने बताया गया कि ये जो फ्लड्स आए हैं ये सारे उसी के कारण है, इंक्रोचमेंट के कारण है। उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं है? आपसे शुरू करना चाहूंगा वेद महाजन साहब। चलिए शर्मा साहब आपसे करना चाहूंगा कि आप तो पिछले 12 साल से हैं, तो क्यों नहीं हुआ इस पे काम? मैं इस बात को ये कहना कि पीडीपी को आप कम समय दे रहे हैं। नहीं, सबको समय दे रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं इस बात को, मैंने जैसा कहा, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स डिफरेंट है। हमारे जम्मू में ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले 67 सालों में कि हमारे जम्मू में एक पार्टी मेजॉरिटी में आए। लेकिन ये चांस की बात है, कश्मीर में जितने भी चीफ मिनिस्टर आए पिछले 67 साल में, वो वहां की मेजॉरिटी के साथ आए। हमारा देखिए तो थोड़ा मैं देने लगा हूं। ये बात सही है कि जम्मू में हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कई पिछड़े पड़े हैं। क्यों पिछड़े पड़े हैं बताइए वेद महाजन साहब, क्यों पिछड़े पड़े हैं? बात यह है कि अगर जम्मू में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो सरकार चलाई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की रही। सबसे ज्यादा राज जम्मू कश्मीर में इन दोनों ने यहाँ पे किया। ये गंडोला प्रोजेक्ट की आप बात कही, जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार थी, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में। कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो मुझे बताइए जो क्लियर नहीं हो सकता? लेकिन इसके लिए नीयत चाहिए, इनकी नीयत कभी रही नहीं। मेरा सवाल, हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट रही, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी भी विकास की बात करते हैं। जम्मू में अभी तक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बन पाया कि जिसके लिए हर बार हर गवर्नमेंट को सेंटर से भीख मांगनी पड़ती है, जी हमें पैसे दो स्टेट चलाने के लिए। मदर इंडस्ट्री आज तक हमारे JNK में क्यों नहीं आ सकी? ऐसा क्या वजह रही, क्या रीज़न रहे
ये मैं इन तीनों से पूछना चाहूँ। शर्मा साहब इसका जवाब आपसे चाहूंगा और कृपया मुद्दे पे रहिएगा। हाँ। मैं इसके मुतल्लिक ये कहना चाहूंगा, मैंने खुद कहा है कि जम्मू में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पिछड़े पड़े हैं, पीछे रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से ही कुछ इस तरह की बातें की गई कि हमारे जम्मू के प्रोजेक्ट्स को तरजीह नहीं दी गई। ये जो 6 साल क्या कर रहे थे बंटी साहब? देखिए, हम सत्ता में आप साथ थे। हम कोलिशन में थे, और मैं ये कहने वाला हूं कि कोलिशन गवर्नमेंट इज नॉट एन आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन ऐसे हालात बनते हैं कि हमारी यहां पे कोलिशन बनती है, एक एनसी लेड कोलिशन और कांग्रेस लेड कोलिशन, ऐसे हालात बने। इट वाज ए पीडीपी लेड कोलिशन। ये कोलिशन का दर्द तो आपका हमेशा रहेगा, केंद्र में भी था और यहाँ राज्य में है। बात सही है, वो बात सही है। फैसला लोगों ने कर दिया है। ठीक है, और सवाल लेते हैं, और सवाल सर, इनका मानना ये है कि अगर काम होगा सारा तो वो लेगी कांग्रेस, काम नहीं होगा तो आएगा सारा का सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते। मगर इनको ये बताइए कि ये दोनों पार्टी की कोलिशन सरकार थी, अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट दोनों के आएंगे तो नेगेटिव भी दोनों के खाते ही आएंगे। ये ना कीजिए कि अगर कोई बिल्डिंग बनी है तो वो कांग्रेस ने बनाई है, अगर किसी को नौकरी नहीं मिली तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं दी। बहुत वाजिब पॉइंट कहा शर्मा जी। मैं इसके मुतल्लिक ये कह रहा हूं, जो चीजें बनी हैं वो गवर्नमेंट ने बनाई हैं, लेकिन जो चीजें नहीं बनी हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुप्ता साहब इसका जवाब देना चाहेंगे आप? हाँ, मैं जरूर देना चाहूंगा। इन्होंने इतने साल, जितने साल इन तीनों की सरकारें रही हैं यहाँ पे, चाहे कितने साल भी रही हैं, इन्होंने 3 साल किया भैया। चलिए कितना भी किया, 3 साल में मैं ये कहना चाहूंगा कि इन लोगों ने कभी भी कुछ नहीं किया। जम्मू की, अगर जम्मू की, आपने जम्मू के संदर्भ में बात की है, आपने जम्मू के संदर्भ में बात की है, जम्मू के लिए इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। और इनका यह कहना कि कोलिशन गवर्नमेंट में ये नहीं कर सकते, मैं इसको बिल्कुल पूरी तरह ये कहना चाहूंगा कि ये नाकामयाब हैं। ये अगर कोलिशन एक पार्टनर श्रीनगर कश्मीर में कर सकते हैं तो जम्मू में क्यों नहीं कर सकते ये लोग? यहाँ कई विद्यार्थी हैं सुरेंद्र सिंह बंटी, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं जम्मू के अंदर? श्रीनगर के अंदर तो मैं जानता हूं, मगर जम्मू के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं? मुझे तो ये भी बताया गया कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग भी किराए पर है, यानी कि उनकी अपनी बिल्डिंग नहीं है। देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। बात में बताइए। देखिए, तालियां बटोरने के लिए अच्छी बात है, लेकिन शेम आप तब करें जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम ना लगा हो। उसके लिए जमीन जो है वो मार्क हो चुकी है। जो लोग नहीं जानते इसके बारे में, मैं इनको खुद लेके चलता हूँ, कल मेरे साथ चले, देखें कितने मैसिव स्केल पे वहाँ पे काम हो रहा है। जब इसका सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए, वो तो मोदी साहब भी बड़ी अनाउंसमेंट्स करते हैं, 6 महीने से कर ही रहे हैं, दुनिया जानती है, भाषण देना बहुत अच्छा आता है भाजपा वालों को। प्रैक्टिकल बात यह है कि जम्मू कश्मीर शायद हिंदुस्तान की वाइड स्टेट है जिसके अंदर 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। ये रीजनल बैलेंस को रखने के लिए उमर साहब की सब बहुत बड़ी देन है। जब कश्मीर के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी गई तो जम्मू के अंदर भी दी गई। ठीक है, और सुन लीजिए, ठीक है, देखिए उसका काम लगा पड़ा है, वो काम चल रहा है, उसके कोर्स देखिए। ये आप इस बात को पॉजिटिव क्यों नहीं लेते कि एक यूनिवर्सिटी का काम, बिल्डिंग उसकी बन रही है, जमीन मार्क हो चुकी है, वहां काम चल रहा है, उसके बावजूद क्लासेस जो है वो रेंटेड बिल्डिंग में चल रही हैं। चलिए, यूनिवर्सिटी बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की बाधा नहीं आ रही। संक्षेप में इस बात का जवाब दे, मैं और सवाल लेना चाहूंगा। शर्मा साहब, पिछले 67 साल में सिर्फ 3 साल का टाइम जम्मू से इलेक्ट हुए श्री गुलाम नबी आजाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनने का चांस मिला, जबकि वो अपनी पूरी टर्म नहीं कर सके, उनको अपना बीच में ही रिजाइन करना पड़ा, जो भी हालात बने। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो 2 साल का टाइम, सब लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं अगर ध्यान से देखें, जो 2 साल में मिस्टर गुलाम नबी आजाद ने डेवलपमेंटल वर्क्स जम्मू में शुरू किए, आज भी उन डेवलपमेंटल वर्क्स पे काम आज भी हो रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पिछले 67 सालों में ज्यादा देर कश्मीर से ही आदमी चीफ मिनिस्टर बनता रहा है, और ये बात भी सब मानते हैं कि जहां जिस रीजन का आदमी होगा वो अपने रीजन के लिए ज्यादा सोचेगा। ठीक है, और सवाल लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तीनों पार्टियों पहले वाली से कि आज तक अभी होड़ लगी है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो इतनी क्या सिरदर्दी होगी इनको, इतना सबीब, इससे पहले हमने शोर नहीं देखा इतना। बीजेपी के बोला हम मुख्यमंत्री बनेंगे, 44+ करेंगे, तो आज ये सारे बौखला गए हैं। ये मैं जवाब जानना चाहता हूँ, इतना क्या हो गया, इससे पहले नहीं हुआ कभी? क्या ये बौखलाहट बीजेपी की वजह से है, वेद महाजन साहब? मैं इसका जवाब इस तरह से दूंगा, ये आज जो आपका टाइटल है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये बहुत बढ़िया टाइटल है। और ये पिछले दिनों में ये जितने भी टीवी पे सर्वेज आए हैं उसमें सब लोग जानते हैं कि 55% कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसमें किसका नाम था, और बाकी सब जो तो जितने भी थे वो सारे 20% से नीचे थे।
ठीक है, इसका जवाब मैं समझता हूं मेरे लिए इतना ही बहुत है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 55% मुफ्ती मोहम्मद शहीद का नाम था और बाकी कोई 8%, कोई 10%, कोई 12%। ठीक है, ये आपके चैनलों के सर्वे में बता रहा हूं। चलिए मैं समझ गया, आपकी बात तो कर ही नहीं रहा। ठीक है, मैं समझ गया। और सवाल लेते हैं जी, बोलिए। मेरा प्रश्न नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से है कि पिछले 5 साल 6 साल से इनकी सरकार है और राशन डिपुओं पे राशन हमेशा गायब रहा है। इवन कि चीनी 2 साल तक बंद रही और अभी ये 2 रुपये किलो चावल की बात कांग्रेस वाले कर रहे हैं। जब ये पहले राशन वो मुहैया नहीं करा पाए तो अब 2 रुपये किलो चावल ये कहाँ से देंगे? बंटी साहब, सीधा सवाल। देखिए, जो हमारा डिपार्टमेंट है, सिविल सप्लाईज का जो डिपार्टमेंट है, इसको तमाम जो राशन आता है ये सेंट्रल फंडेड स्कीम से आता है। जो राशन जो आएगा वो सेंट्रल फंडेड स्कीम से आएगा, चाहे वो थ्रू FCI आए, चाहे वो दूसरे और बॉडीज के थ्रू आए। सरकार ये तो नहीं हो रहा कि सरकार अनाज लाकर कहीं ब्लैक मार्केटिंग कर रही है। नहीं, ये देखिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमेशा रीजनल बायस की बात मत कीजिए। देखिए ये पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा ये एक काला अध्याय है कि हम जब भी, इसीलिए इस रियासत का भला नहीं होता कि हम हमेशा जम्मू और कश्मीर को अलग करके देखते हैं। जब हम बात करते हैं हमें जम्मू कश्मीर की बात करनी चाहिए। अगला सवाल लेते हैं। मैं बंटी जी से ये पूछना चाहूँगा कि बंटी जी ये बताएं, चलो विकास की राह पे आप बोलते हैं कि हमने बहुत काम किया, ये बताइए आपके जो अपने वर्कर्स हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप तनख्वाह भी नहीं दे पाए टाइम पे, और वो आज तक हड़ताल पे बैठे। कौन सी हड़ताल नहीं हुई आपके टाइम पे कोलिशन गवर्नमेंट में? SRTC ने हड़ताल की, होम गार्ड अभी तक बेचारे बैठे हुए हैं, उनके बारे में नहीं सोचा गया, बिल्कुल नहीं बैठेगा ना स्टडी लेवल पे। डॉक्टर्स, डेंटल वाले, कौन सा ऐसा था जो हड़ताल पे नहीं बैठे? और आपकी कानों तक पे जूं तक नहीं रहेंगी। क्यों? देखिए, ये सारी दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर जो है ये आर्थिक रूप से कमजोर स्टेट रही है शुरू से। इसमें कोई ना शर्म वाली बात है ना ये छुपी हुई बात है। हमारा मैक्सिमम ग्रांट जो है, ग्रांट इन एड, वो सेंटर से आता है। जहां तक तनख्वाहों की बात है या पे कमीशन की बात है, वो टाइम टू टाइम पे रिव्यू किया गया और मैक्सिमम बेनिफिट्स 58 से एज रिटायरमेंट एज किसने बढ़ाई है? रिटायरमेंट एज किसने बढ़ाई है? जो ओवर एज है, नौजवानों की एज किसने बढ़ाई? देखिए, अगर सरकार की कोई बुराई करते हैं तो सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्यक्रमों को भी और अच्छे जो उन्होंने अच्छे कदम उठाए उनको भी आप सराहिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन एनसी और कांग्रेस से है कि 6 साल तक इनका कोalition था, तब कुछ नहीं इन्होंने कहा। जब कोalition टूटा तब इन्होंने कहा कि हमें काम नहीं करने दिया गया। जब पावर में होते हुए भी तुमने काम नहीं किया तो फिर इसका मतलब तुम्हें कुछ छोड़ देनी चाहिए थी। शर्मा साहब, बहुत हास्यास्पद बात है कि राहुल गांधी यहाँ पहुंचते हैं और आलोचना करते हैं उमर अब्दुल्ला साहब की। मतलब आप 6 साल से साथ थे तो ये तमाम चीजें आपको उस वक्त नहीं दिखाई दी? देखिए, बात यूं है कि गवर्नमेंट के मुतल्लक आप सब लोग इस बात पे विचार करें कि एक दफ़े डिवाइडेड वर्डिक्ट आता है, लेजिस्लेटर्स इलेक्ट होते हैं और पूरी सरकार कोई एक पार्टी बना नहीं सकती है। उसमें 2 ऑप्शंस हैं, या तो उसको डिसॉल्व कर दो, दोबारा इलेक्शन करवाओ। मेरे हिसाब से दोबारा इलेक्शन कराना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब भी सेंटर में भी आपने कई तो क्या आप ये कह रहे हैं शर्मा जी कि आप उनकी बैड गवर्नेंस को इसलिए बर्दाश्त करते रहे क्योंकि दोबारा चुनाव नहीं होने चाहिए? आप मतलब ये जनता इसलिए बर्दाश्त करे उस तथाकथित बैड गवर्नेंस को क्योंकि उसकी सियासी वजह थी? आप बार बार अपनी मजबूरियां क्यों गिनाते हैं? ये जो बात मैं कह रहा हूं ये मजबूरी की बात है। कोलिशन मजबूरी में बनती है। बोलिए बोलते रहिए। कोलिशन जो है वो मजबूरी में बनती है और उस मजबूरी में रहकर अपने सिलसिले को चलाना पड़ता है। उसमें कई दफे कई तरह कमजोरियां हैं जो उनको कमजोरियों को बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वक्त गुजरा है उसमें कई तरह की बातों को बर्दाश्त किया गया। अगर हम उसको बर्दाश्त नहीं करते तो एक पॉलिटिकल टर्माइल सा हो जाता है। इस तरह की बातें होती हैं। साहब, इनके तो दिल पे बहुत बोझ था, कितना बर्दाश्त किया आपको इन्होंने 6 साल? देखिए, कांग्रेस की ये विडंबना रही है कि ये शुरू से अपने कोलिशन पार्टनर्स के जो क्रेडिट है वो अपने खाते में डालते हैं, वो जो डिसक्रेडिट है वो महाराष्ट्र में भी हुआ। और आपको कितना बर्दाश्त किया था जब ये साथ थे आपके? बात यह है कि जो हमारी लीडरशिप थी वो इतनी मैच्योर थी कि ऐसी बातें हमें कभी वो कुछ कर नहीं पाई। इसीलिए आपने गिरा दिया, इसीलिए आपने गिरा दिया, इसीलिए आपने हुकूमत गिरा दी। सारे के सारे गुप्ता साहब, आपकी दिक्कत तो ये है कि आपकी इस वक्त हालत ये है कि आप तो इन शायद तीनों के साथ बर्दाश्त करने वाली स्थिति में भी नहीं रहेंगे, आप तो अकेले हैं। नहीं, मैं ये कहूंगा ये सारे भाई हैं, आपस में एक दूसरे की बात करी जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सबको इन्होंने देख लिया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हमें आप देखिए, अगर आपको फर्क लगता है 6 साल के बाद दोबारा लाइए। और सवाल लेते हैं, अगर सवाल हैं तो। मेरा सवाल अरुण जी से है
कि यहाँ पे जो बात चल रही है वो कांग्रेस और एनसी की कोएलिशन गवर्नमेंट की चल रही है, जबकि 2008 के चुनाव में जो 3 पार्टियाँ यहाँ पे लार्जेस्ट इमर्ज हुई थी उनमें से एक बीजेपी भी थी। जम्मू के लोगों ने बीजेपी को इसलिए वोट दिया था, 11 लेजिस्लेचर जीत के आए थे कि वो लोगों के हक में बात करेंगे, जम्मू के विकास की बात करेंगे। लेकिन जब जम्मू के लोगों के हक के बारे में बोलने की बारी आई तो वो 7 लोग जो उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, आप उसका जवाब दीजिए कि वो क्या हुआ। सीधा सवाल, बिल्कुल कितने करोड़ खाया उसका जवाब दीजिए। सीधा कितने सवाल, करोड़ खाया? सीधा सवाल सीधा जवाब। आपने पूछा कि आपने हमें आपने ये कहा कि 11 लोग चुन के आए, आपने क्या किया? आप शायद भूल रहे हैं हम अपोजिशन में थे, पहला। दूसरा, आप मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है जिन्होंने इकट्ठे मिलकर पूरी गवर्नमेंट चलाई है, ठीक है, इन लोगों ने कभी भी इन्होंने कोई एक ऐसा काम नहीं किया जो जम्मू के विकास के बारे में बात हो सके। हमें एक मौका चाहिए, एक मौका। हम इस मौके में आपको बताएंगे कि हम दूसरों से अलग कैसे हैं। हम अलग हैं सबसे। गुप्ता साहब हो गया बस, चलिए अगला सवाल। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है इन चारों पॉलिटिकल पार्टी से कि मिनार्टी कमीशन को J&K में आज तक ये लागू क्यों नहीं कर पाए, जिससे कि आम जनता को काफ़ी फ़ायदा है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो मिनार्टीज़ को है। और दूसरी मेरी ये बात है राइट टू एजुकेशन, जिससे कि कॉमन मैन J&K का, और जिसमें कि हम एजुकेशन में सबसे ज़्यादा वेलफेयर हो सकता है लोगों का, वो भी ये लागू नहीं करा पाए। जवाब दीजिए वेद महाजन, सबसे पहले आपसे जवाब लेना चाहूँगा मैं। बात यह है कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर में अगर किसी पार्टी ने काम किया तो मैं दावे से कह सकता हूँ वो सिर्फ हमारी पार्टी ने किया। मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, 4 यूनिवर्सिटियां हमने दी जम्मू कश्मीर को, 44 कॉलेज दिए, हजारों की तादाद में नए स्कूल बनाए और अपग्रेड किए। ये एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, ये विकास की बात जो आपने की, ये हमारे दौर में हमने किया, ये किसी और ने नहीं किया। ये हिस्ट्री है सर, ये हिस्ट्री है। कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में पहुंच रहे हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। बात यह है कि मना यहाँ टोनी साहब, मेरे प्रश्न आप ही से है, तो मैं टोनी साहब बात सुनिए कि आप कहते हैं डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बन रही है, चलो स्लो प्रोसेस में बन रही है। एक IPL ग्राउंड पास हुई थी बजालता में, जिसका शिलान्यास फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया था, और अब तक करोड़ों रुपया लग गया है, लेकिन वहां पर एक ईंट नहीं लगी अब तक। तो वो सर करोड़ों रुपया कहां चला गया ये बताइए। हालांकि जनरल सेक्रेटरी भी फारूक अब्दुल्ला साहब है, क्रिकेट के जनरल सेक्रेटरी भी फारूक अब्दुल्ला साहब है। बंटी साहब देखिए ये जो स्टेडियम का मुद्दा है, ये ना सरकार के प्रव्यू में आता है ना पार्टी के प्रव्यू में आता है। ये सारी दुनिया जानती है कि BCCI एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनके अपडेट डिसीजंस हैं। अगर उसमें कहीं फाइनेंशियल बंगलिंग की बात आई है तो वो इंक्वायरी ऑलरेडी BCCI ने इनिशिएट की है। देखिए उसमें ना सरकार की मदाखलत है, सरकार से ज़मीन BCCI ने मांगी, उमर अब्दुल्ला साहब खुद वहां पर गए और वो जमीन जो थी वो डिमार्केट करके BCCI के हवाले की। अब ये सवाल आप BCCI से पूछ सकते हैं, पैसा BCCI ने देना है, और जो एजेंसी है जिसने टेंडर लिया है, या उनसे पूछ सकते हैं कि वो पैसा वहां डाइवर्ट क्यों नहीं गया, क्यों ये काम शुरू हुआ, वो सरकार के प्रव्यू में नहीं आता। जब हम ये बात समझ गए हैं, हम ये बात समझ गए हैं कि जम्मू और कश्मीर के मुद्दे निहायत ही संवेदनशील हैं और ऐसे पेचीदा मुद्दे हैं जिनका समाधान 1 घंटे में नहीं हो सकता। मगर बहुत बहुत शुक्रिया अरुण गुप्ता साहब आपका, वेद महाजन साहब आपका, सुरेंद्र सिंह बंटी और YV शर्मा कौन बनेगा मुख्यमंत्री में शरीक होने के लिए। ABP न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नकली सपने दिखाने वाले आगे निकल गए। भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए?